नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सीटेट का जो पर्यावरण पोर्शन है उसके लिए 2021 में जो पेपर प्रस्तावित है, मैंने पहले आपको कहा था एक मैराथन के रूप में हम कराएंगे। तो उसी के अंतर्गत एनसीईआरटी क्लास कक्षा 3, 4, 5 का जो आपका कोर्स है उसके आज हम देखेंगे मैराथन के रूप में, जिसमें हम आपका पूरा कोर्स जो है वो फटाफट रिवाइज कराएंगे। और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसी को डायरेक्ट हम चित्र के माध्यम से, जहां पर आप देखेंगे एक नया क्वेश्चन हर साल वहां से आ जाता है, तो उसी को चित्र के माध्यम से चीजों को देखेंगे। इससे पहले हम एनसीईआरटी कक्षा 3, 4, 5 का पूरा कोर्स 6 वीडियो में करा चुके हैं। वो साइड में आई बटन में पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, उसमें एक भी चीज छूटी नहीं है। यदि आपने नहीं देखी तो उसको देख कर अवश्य जाइएगा। और आज जो हम करा रहे हैं उसमें हम जो गिनी चुनी चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो करा रहे हैं। यदि आपका अच्छा रिस्पांस मिला तो हम बाकी बची जो चीजें होंगी वो एक अगले नेक्स्ट वीडियो में जो है अलग से बता देंगे। तो पेपर आप सभी जानते हैं 31 तारीख को ही प्रस्तावित है। आज आपकी तारीख जो है वो 29 हो गई है, तो एक ही दिन बाद पेपर है। तो लास्ट टाइम में रिवीजन करने में आपको ये वीडियो बहुत हेल्प करेगा। सबसे पहले बात करते हैं जिक्सो खेल या पहेली के बारे में। तो जिक्सो खेल या पहेली में क्या है, किसी चित्र के ऐसे टुकड़े होते हैं जिनको मिलाने के संदर्भ में ही वो आपका पहेली होती है। आप देखते हैं जैसे नीचे चित्र बना हुआ है, इस टाइप से छोटे कटे कटे भाग होते हैं। कार्ड भी आप देखते हैं आते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनको जोड़कर जो है वो पूरा एक जो पिक्चर होता है, जैसे यहाँ पर मोर बना हुआ है ऐसे वो बनाते हैं। तो मेन ये ध्यान रखिएगा कि जिक्सो खेल या पहेली जो है वो क्या होता है, जिसमें कागज के टुकड़े या कोई चित्र के टुकड़े होते हैं जिसपे कोई चित्र बना होता है, जैसे शेर का बना है, मोर का बना है, तो उसको जोड़कर बनाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो मशहूर कलाकार जो हैं जिनका नाम है विष्णु चिंचालकर, ये कहाँ के रहने वाले थे? सबसे पहले ये चीज ध्यान रखिए, तो इंदौर के रहने वाले थे। इनके बारे में खास विशेषता क्या थी? तो सूखे पत्तों से ये जो है वो चित्र बनाते थे। जैसे आप देख रहे हैं नीचे पत्तों से ही आपके ये सभी चित्र बने हुए हैं, जैसे कि एक पक्षी बना हुआ है, ये देखिए यहाँ पर चूहा टाइप का बना हुआ है, ये आपका हाथी की जो सूंड दो निकली है तो हाथी बना हुआ है, तो इसलिए ये प्रसिद्ध थे। तो मशहूर कलाकार थे। और दूसरी चीज, इंदौर एमपी में आता है, मध्य प्रदेश में आता है, तो यहाँ के निवासी थे। क्योंकि प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है ना कि मशहूर कलाकार विष्णु चिंचालकर जो कि सूखे पत्तों से चित्र बनाते थे, ये कहाँ से या कहाँ से बिलोंग करते या कहाँ के रहने वाले थे? तो इंदौर मध्य प्रदेश, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, तो ये एक प्रश्न आता है कि हमारा जो पहला स्कूल है वो क्या है? तो आप जानते हैं कि हम जो सीखना प्रारंभ करते हैं अपने परिवार से ही करते हैं। तो हमारा परिवार जो है वो हमारा पहला स्कूल जो है वो होता है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, चूहे के संदर्भ में या सूंघने की क्षमता के संदर्भ में प्रश्न पूछा जाता है कि चूहों में देखने की क्षमता जो है कम होती है, परंतु अगर सूंघने की बात करें, छूने की या स्वाद वाली जो क्षमताएं होती हैं वो जो है वो बहुत तीव्र होती हैं। यहां से कैसे प्रश्न पूछा जाता है? यहाँ से क्या होता है, स्टेटमेंट लिखे रहते हैं, उसमें आपसे पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही होगा। तो चूहों में लिखा होगा कि स्वाद या चूहों में देखने की क्षमता कंपैरिजन उनकी कम होती है, तो आपको लगे कि नहीं ये गलत हो सकता है, तो ये सही है कि चूहों में देखने की क्षमता उतनी नहीं होती अगर कंपैरिजन किया जाए सूंघने, छूने अथवा स्वाद लेने वाली क्षमताओं से। नेक्स्ट आपका है महात्मा गांधी जी से संबंधित, कि महात्मा गांधी जी जो हैं उनकी जो 150वीं वर्षगांठ थी उसके लिए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत जो है वो की गई थी। तो 150वीं वर्षगांठ से शुरू हुआ था, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये हमें ये भी एहसास दिलाता है कि स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी ही नहीं है केवल, उसके साथ साथ हमारा फर्ज भी है। तो यहाँ पर जो पॉइंट याद करने वाला है वो ये है, महात्मा गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ के लिए स्वच्छ भारत जो अभियान है उसकी शुरुआत की गई थी। अगला पॉइंट है आपका कि एक स्टेटमेंट के तौर पर लिखे रहते हैं, तो उसमें इनके बारे में आपको सारी चीजें पता होना चाहिए। कि जैसे हांगकांग है उसके बारे में, कि मैं हांगकांग में रहती हूँ, मुझे और मेरी माँ को सांप खाना बहुत पसंद है। तो सांप कहाँ खाया जाता है? सबसे पहला प्रश्न तो आपका हांगकांग में खाया जाता है, इस टाइप से आप याद रखिएगा। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है तो हम पास के एक होटल में जाकर लिंग हु फेन जो है वो खाते हैं। तो अगला प्रश्न भी यहीं से उठ गया क्या, कि इसी को हम किस अन्य नाम से जानते हैं? तो लिंग हु फेन के नाम से ही जानते हैं। अब प्रश्न में लिखा होगा कि जो
हांगकांग है उसके बारे में, इनमें से कौन सा कथन सही है या नहीं है। अब वहां पहला कथन दे दिया जाए कि जो सांप है उसको लिंग हु फेन जो है उसके रूप में जाना जाता है। इस टाइप से मतलब घुमा के कैसे भी पूछा जा सकता है, आपको चीजें अपने दिमाग में रखनी है। और वहां पर जो है सांप खाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं पॉइंट, कश्मीर के संदर्भ में कि मैं कश्मीर में जो है वो रहती हूँ, सरसों के तेल में बनी मछली जो है मुझे बहुत पसंद है। तो अब यहाँ से प्रश्न कैसे आएगा कि सरसों के तेल में बनी मछली कहाँ खाई जाती है, तो आप कहेंगे कश्मीर में जो है वो खाई जाती है। फिर एक बार हम गोवा गए थे, वहां हमने मछली खाई पर स्वाद बहुत ही अलग था। माँ ने क्या कहा, अरे ये तो नारियल के तेल में जो है वो बनी हुई समुद्र की मछली है। यानी अगला अगर प्रश्न पूछा जाए कि नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली कहाँ खाई जाती है, तो आप क्या कहेंगे, गोवा में खाई जाती है। तो आप गोवा यहां से ध्यान रखिएगा। इसी टाइप से ही प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में आप उठाकर देखे भी होंगे, क्योंकि अब तक तो आप रिवाइज कर ही चुके होंगे सारी चीजें। तो ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो ये दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है आपका केरल के संदर्भ में कि मैं केरल में रहता हूं, मुझे सबसे अच्छी दो चीजें लगती हैं। वे चीजें क्या है, मेरे घर के आंगन में ही उगती हैं। एक ऊपर ऊंचे पेड़ पर और दूसरा जमीन के नीचे। बस नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका मिल जाए तो क्या मजा आता है। अब प्रश्न क्या आता है, प्रश्न टैपियोका से पूछा जाता है कि जो टैपियोका है जिसे बॉयल करके खाया जाता है, जो कि एक प्रकार का फल होता है, ये किस राज्य से संबंधित है। तो आप सबसे पहले ही पढ़ रहे हैं कि केरल में रहता हूं, तो केरल से ही जो है वो संबंधित हो जाएगा। और पूर्व के वर्षों में उबला हुआ टैपियोका करके प्रश्न आया भी है। एक बार प्रश्न आपके सीटेट में आया था जिसमें सही मिलान करना था, तो वहां पर ऑप्शन केरल से जो मैच किया गया था वो उबला हुआ टैपियोका करके आया था। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं इसी पर बेस्ड प्रश्न की कैसे आ सकता है प्रश्न, और ये शायद आया भी था क्या, कि हमारे देश के नीचे दिए गए किस भाग में खाने की चीजें जैसे कि टैपियोका और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में ही उगाते हैं और उन्हें इनसे बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। तो ये चार ऑप्शन इसी प्रकार आएंगे, असम, गोवा, केरल या फिर आंध्र प्रदेश। तो बताना है आपको इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा। तो अभी मैंने आपको बताया, और वीडियो पसंद आ रहा हो तो उम्मीद करता हूं इतनी सारी आपके लिए मेहनत की है तो सभी लोग वीडियो को अवश्य लाइक कर देंगे और सभी लोग वीडियो को शेयर भी अवश्य कर देंगे, ताकि जितने भी छात्र सीटेट दे रहे हैं सभी के साथ वीडियो को साझा करेंगे तो सभी के अच्छे नंबर आएंगे, अधिक अधिक लोग जो है वीडियो को देख कर जाएंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं आंसर की। तो आप क्या कहेंगे, ऑप्शन नंबर सी केरल आपका सही हो जाएगा। केरल के लोग अपने घर के आंगन में ही टैपियोका और नारियल जैसे खाने की जो चीजें हैं उनको उगाते हैं। अभी मैंने पिछले वाले इसीलिए टॉपिक में आपको बताया। देखते हैं हमारा अगला, जो कि है पक्षियों से संबंधित, जैसे कि मैना। ये आपका जो जुलाई वाला पेपर हुआ था, जुलाई का संदर्भ नहीं, शायद 2019 में हुआ था, वैसी में प्रश्न आपका आया था कि कौन जो है वो झटके से अपने गर्दन आगे पीछे करती है। तो ध्यान रखिएगा, मैना जो है वो झटके से अपनी जो गर्दन है वो आगे पीछे करती है, मैना। अगला है आपका पॉइंट कि जो उल्लू है वो अपने गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। तो ऑप्शन में ऐसा हुआ था जब ये क्वेश्चन आया था कि कौन सा पक्षी जो है अपनी गर्दन आगे पीछे करती है, तो बहुत लोगों ने उल्लू को ही टिक किया था, क्योंकि उसकी भी देखिए उसी से ही संबंधित थोड़ा बहुत है। तो उल्लू और मैना में जो डिफरेंस है उस चीज का ध्यान रखिएगा कि जब उल्लू की बात की जाती है तो अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है, पर जब मैना की बात की जाती है तो वो झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। नेक्स्ट की बात करें तो पक्षियों के जो पंख होते हैं वो उड़ने में मदद करते हैं और उनका जो शरीर है उसको गर्म रखने में भी जो है वो मदद करते हैं। क्या चीज, पक्षियों के जो पंख होते हैं। और साथ ही साथ अगर बात करें अन्य, तो कबूतर की जो चोंच होती है वो गुलाबी और जो उसके पंख होते हैं वो ग्रे होते हैं। अब सोचेंगे आप कि ऐसे कैसे यहाँ से प्रश्न आएगा, तो प्रश्न ऐसे ही आता है कि कबूतर के संदर्भ में या इस पक्षी के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है कि इसकी चोंच गुलाबी होती है। तो ऐसे ऐसे पॉइंट के अंतर्गत भी पॉइंट से पूछा जा सकता है कि गुलाबी चोंच के या उसके रंग के कलर में, क्योंकि जो नेपेंथिस है उससे जो भी सीटेट हुआ था इससे पहले उसमें ऐसे ही पूछा गया था कि इसमें ऊपर का जो पत्ती है उसका एक ढक्कन होता है। वो सारी चीजें आपने पेपर में देखी भी थी। अगला देखते हैं पॉइंट ब्रेल लिपि से संबंधित। ब्रेल लिपि की बात करें तो लुई जो ब्रेल थे जो कि फ्रांस से बिलोंग करते थे, इन्होंने ये ब्रेल लिपि दी थी। और ये जो लिपि थी वो कितने बिंदुओं पर आधारित थी, ये ध्यान रखिएगा, तो 6 बिंदुओं पर आधारित थी।
मैंने आपको बताया भी तो था कि जो लुई ब्रेल थे वो 3 साल के थे तब उनकी आंखें चली गई थी, पिता का नुकीला जो औजार था उससे उनकी चली गई थी, तो उन्होंने तभी ब्रेल लिपि जो है वो खोजी थी। 6 बिंदुओं पर आधारित होती थी और अब ब्रेल लिपि देखिए तो कंप्यूटर से भी लिखी जाती है। बात करते हैं इसी के बारे में, तो यही चीज लिखी भी है यहाँ पर कि अब ब्रेल लिपि कंप्यूटर से भी लिखी जा सकती है। अगला है पॉइंट कि बहुत साल पहले एक समय ऐसा था जब लोगों के पास बर्तन ही नहीं थे, पर लोगों को खाने पीने की चीजों को पकाने और सामान रखने के लिए बर्तन की जरूरत पड़ने लगी। तो बहुत कोशिश करने और दिमाग लगाने के बाद लोग बर्तन बनाना भी सीख गए, और शुरू में जो बनाए गए बर्तन थे वो किसके थे? तो पत्थर और मिट्टी के थे। इस चीज का ध्यान रखिएगा, पत्थर और मिट्टी के जो है वो बर्तन थे। पत्थर के बर्तन जो थे वो हाथ से खोद कर या कुरेद कर बनाए जाते थे, और जो मिट्टी के बर्तन होते थे वो गूंथ कर हाथों से बनाए गए थे। तो ये 2 पॉइंट आपके याद रखिएगा, एज इट इज आपके लिखे हुए हैं एनसीईआरटी की किताबों में, तो स्टेटमेंट कभी कभार पूछ लिए जाते हैं। इसके साथ साथ लोगों ने ये भी खोज लिया था कि जो मिट्टी के बर्तन थे उनको मजबूत बनाने के लिए उन्हें आग में भी पकाना चाहिए। आग में पकाए जाते हैं, जैसे आप कुम्हार देखते हैं, पहले मिट्टी से जो भी चीज बनाता है उसको बनाने के बाद सुखाता है, फिर उसे आग में पकाता है। जैसे कि जो आप दीपावली में दियलिया लाते हैं, तो वो सब इसके एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हैं। फिर अब बात करते हैं एक नए खेल की। ये जो खेल आप देख पा रहे हैं, जिसमें आपने भी बचपन में अवश्य खेला होगा, जिसमें इस टाइप से नंबर लिखे हुए हैं, और ये जो लड़की है वो एक टांग पे इधर से उधर दूसरे पाले में कूद रही है। तो इस खेल को क्या कहते हैं? इस खेल को हम कहते हैं स्टापू खेल। स्थानीय खेल है। स्थानीय खेल के उदाहरण में ऐसे पूछा जा सकता है, और इसका नाम जो है वो स्टापू खेल है। इसी को टिप्पी करके भी बोला जाता है। टिप्पी टर्म यूज किया है, वो करके बोला नहीं जाता है। एक्चुअल में इसमें गिट्टी होती है, उसको फेंकते हैं, उसी को टिप्पी बोलते हैं। वैसे अगर आपको ध्यान रखना है तो स्टापू खेल इसका नाम ध्यान रखिए। और दूसरा चीज क्या है कि ये स्थानीय खेल है। 2 चीजें याद रखेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। ये है आपका असम राज्य से संबंधित कि ये यहाँ पर एक लड़का है, वो कह रहा है कि मैं असम के मोलन गांव से आया हूं। तो यहाँ पर पहली चीज याद रखिएगा कि जो मोलन गांव है वो असम के अंतर्गत आता है। अब स्टेटमेंट में दिया हो कि मोलन गांव असम में है नहीं है, तो इस टाइप से अगर कोई क्वेश्चन आए। फिर हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है, ये दूसरा पॉइंट ध्यान रखिएगा। ऐसे स्टेटमेंट बहुत पूछे जाते हैं। इसलिए हमारे घर क्या है, जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। साइड में आप चित्र भी देख रहे हैं, ये देखिए ऊंचे बने हुए 10 से 12 फुट। अब नीचे पानी भरा होगा तो ऊंचे नहीं बनाए जाएंगे, तो घर भी तो डूब जाएगा। तो इसीलिए होते हैं क्योंकि यहाँ बहुत बारिश होती है, इसलिए घर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। इन्हें क्या करते हैं, मजबूत घास जो बांस के खंभे होते हैं उन पर बनाते हैं। और ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। लकड़ी के बने होते हैं इसलिए टिकाऊ ज्यादा होते हैं उस वातावरण के अकॉर्डिंग। क्योंकि लकड़ी के घर हैं तो ये जो बांस के बात की जा रही ना कि 10 से 12 फुट ऊंचे होते हैं, ये जो लगे हुए हैं ऊंचाई पर, इस पर टिकाना आसान होता है। आप सोचिए इतना भारी भरकम सीमेंट तो इस पर टिक नहीं जाएगी। तो ये सब रीजन होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, आप खुद से सोच कर देखिए। तो ये जो सभी विशेषताएं हैं वो कहाँ की हैं? असम राज्य की हैं। पूछा ऐसे ही जाता है कि इनमें से असम राज्य के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। वहां लिखा होगा कि यहाँ पर बारिश नहीं होती है, तो आप पहचान लेंगे कि अरे नहीं, यहाँ तो बारिश होती थी। यहाँ पर जो घर है वो जमीन से 10 से 12 फुट की जगह हो सकता हो 12 से 15 लिख दिया जाए। अब आप तो ये पढ़ के गए थे कि नहीं ऊंचे तो बने होते हैं, तो आप इसको सही करके चले आए। तो ये भी ध्यान रखिए कि 10 से 12 की बात की जा रही है, ये भी नंबर भी बदल दिया जाता है। 10 से 12 की जगह हो सकता है 12 से 15 फुट लिख दिया जाए। और ये नहीं है, आपको पूरा दिमाग में रखना होगा कि क्या क्या यहाँ पे एज इट इज लिखा है। और घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। अगले पॉइंट की बात करते हैं जो कि मनाली से संबंधित है। यहाँ पर ये लड़की कह रही कि मैं मनाली से आई हूँ जो एक पहाड़ी इलाका है। पहला पॉइंट ध्यान रखिए, हमारे यहाँ भी बारिश बहुत होती है और बर्फ भी पड़ती है। जब ठंड ज्यादा हो जाती है तब धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे मकान पत्थर या लकड़ी से बने होते हैं। यहाँ पर याद रखने वाला क्या है? सबसे पहले मनाली के संदर्भ में यहाँ पर बारिश बहुत होती है, और तीसरी चीज जो मकान होते हैं वो पत्थर या लकड़ी से बने होते हैं। यहां से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है मनाली के संदर्भ में कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। वहां लिखा होगा कि बारिश बहुत होती है, बिल्कुल सही है। मकान पत्थर या लकड़ी से बने होते हैं, ये टाइप के ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ये हो गया। बात करते हैं अगले पॉइंट की, राजस्थान के बारे में। राजस्थान में यहाँ पर लड़का कह रहा है कि मैं राजस्थान के गांव से आया हूँ, हमारे यहाँ बारिश बहुत
कम होती है। अब यहाँ से प्रश्न आ सकता है, राजस्थान आप सभी जानते हैं रेगिस्तानी इलाका है, तो बारिश जाहिर सी बात है कम होगी। तो ऐसे प्रश्न वहाँ पूछ लिया था कि यहाँ बारिश होती है ज्यादा कम होती है, उसी के संदर्भ में। और जब बारिश कम होगी तो गर्मी भी खूब पड़ती है, हम लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। तीसरी चीज ये ध्यान जरूर रखिएगा, किस प्रकार के घरों में, मिट्टी के घरों में रहते हैं। घरों की दीवारों की बात करें तो बहुत मोटी होती हैं, ये पॉइंट अच्छा है। इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। अब दीवारें मोटी पतली के संदर्भ में भी शब्द बदल कर आपसे सेंटेंस दे दिया जा सकता है। इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है, तो लीपने के संदर्भ में आपसे पूछा जा सकता है। और जो छतें होती हैं वो कटीली झाड़ियों की बनी होती है, इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। तो इसमें लगभग सभी पॉइंट ही याद रखने वाले हैं जो राजस्थान के बारे में है। स्टार्टिंग के तो आप आसानी से याद रखेंगे, बारिश कम हो रही है या खूब गर्मी पड़ रही है, पर लास्ट के ध्यान रखिएगा कि छतें कटीली झाड़ियों की होती हैं। चित्र भी देखिए ना साथ में, इसीलिए चित्र लगा हुआ है। छतें आप देख रहे हैं इस टाइप की कटीली झाड़ियों की होती है। और होने का रीजन क्या है, छतें मिट्टी के घर क्यों होते हैं, क्योंकि जो गर्मी होती है वो उतनी तपन ना, आप देखते हैं कि जो मिट्टी का घड़ा होता है उसमें पानी देखिए ठंडा रहता है। तो यही चीज यहाँ पर भी यूज करी जा रही है, मिट्टी के घर हैं तो टेम्परेचर को जो है इतना ज्यादा मैनेज करने के संदर्भ में यहाँ पर ये सारी चीजें की जाती हैं। अगला देखते हैं हमारा पॉइंट, हाउस बोट। हाउस बोट की बात करें तो प्रश्न ये पूछा जाता है कि किस राज्य से संबंधित है, तो ये आपका श्रीनगर राज्य से संबंधित है। और श्रीनगर राज्य के साथ साथ ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए कि इसी को शिकारा नाव के नाम से भी जानते हैं और इसी को हाउस बोट के नाम से भी जानते हैं। आप देख रहे हैं कि पानी में जो है पूरा घर की तरीके से बनी हुई है, हाउस बोट से नाम से इस टाइप से जोड़कर आप ये समझ सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो सबसे पहला पॉइंट है, जो सोहना गांव है वो आपका हरियाणा में है, इसके बारे में बताया गया है, इसलिए आपको एज इट इज पता होना चाहिए। इसी प्रकार जो बज्जू गांव है वो राजस्थान में है, राजस्थान की सभी विशेषता मैंने पहले ही बता दी। यहां से क्वेश्चन आता है आपसे, आता भी नहीं है, पूछा भी जा चुका है प्रीवियस ईयर में, कि मिट्टी में गोबर मिलाकर लीपने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है। प्रीवियस ईयर यहाँ पर जो है वो इस टाइप से आ चुका है। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, मिट्टी में गोबर मिलाकर लीपने से क्या होता है, मिट्टी में कीड़ा जो है वो नहीं लगता है। इसी प्रकार गिजुभाई बधेखा जी की बात करें तो ये गुजरात में जो है वो रहते थे। बच्चों के लिए मजेदार किस्से, कहानियां, पत्र ये जो है वो लिखते थे। तो ये ध्यान रखिएगा कि किससे संबंधित हैं और कहाँ के रहने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट है असम के संदर्भ में, यहाँ पर देखिए असम लिखा हुआ है, तो यहाँ पर बांस से बने पुल होते हैं। तो यहाँ पर विशेषता क्या है, हमारे यहाँ बारिश बहुत होती है, कभी कभी तो चारों तरफ घुटनों तक पानी भर जाता है, फिर भी हम स्कूल जाने से नहीं रुकते हैं। एक हाथ में किताबें उठाते हैं और दूसरे हाथ में बांस को पकड़ते हैं, हम जल्दी जल्दी बांस और रस्सी से बना पुल पार कर जाते हैं। तो प्रश्न ऐसे ही पूछा जाएगा क्या कि ये जो बांस से बने पुल, ऊपर देखिए हेडिंग भी पड़ी हुई ना, तो ये आपको कहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो असम, और बाकी यहाँ पर पॉइंट में नॉर्मल चीजें लिखी हुई हैं। उसके बारे में एक चीज आपके दिमाग में बस होनी चाहिए कि बारिश बहुत होती है, इस टाइप की चीजें। अगले पॉइंट की बात करें तो लद्दाख के संदर्भ में, अब लद्दाख की बात करें तो यहाँ पर ट्रॉली से जो है वो स्कूल जाते हैं। स्कूल पहुंचने के लिए हमें रोज नदी पार करनी होती है, खूब जो है वो चौड़ी और गहरी नदी होती है। नदी के पार जाती हुई मजबूत लोहे की रस्सी होती है, ये देखिए चित्र में बना हुआ है, ये ट्रॉली बनी हुई है, तो इसी के संदर्भ में लिखा हुआ है। और ये दोनों तरफ से भारी पत्थर या पेड़ों से कसकर जो है वो बंधी रहती है। ट्रॉली जो है वो लकड़ी से बना झूला होता है, जो कि यहाँ दिखाया गया है। पुल की मदद से क्या करते हैं, इस जो रस्सी है इस पर सरकती है ये, और हम 4-5 बच्चे एक साथ ट्रॉली में बैठ जाते हैं और पहुंच जाते हैं नदी के उस पार। तो ट्रॉली से स्कूल पार करने के संदर्भ में लद्दाख जो है वहां पर बताया गया है। अगला देखते हैं सीमेंट का पुल। अब सीमेंट के पुल में बात करें, हमें कई बार कई जगह पानी पार करना पड़ता है, तो तब हम भी पुल से जाते हैं। सीमेंट, ईंटें, लोहे की सरियां, इनसे बना होता है, तो पुल पर चढ़ने उतरने के लिए सीढ़ियां भी हैं, जो कि यहाँ पर बना हुआ है। नॉर्मली तो सभी ने जो है वो देखा होगा, साइड में सीढ़ियां भी बनी, उधर पुल टाइप का भी बना है। अगला है वल्लम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है कि केरल के कुछ भाग जो हैं उनमें बच्चे जो हैं वो पानी को पार करने के लिए वल्लम, जिसे हम लकड़ी की बनी छोटी नाव जो है वो कहेंगे, उसमें बैठकर स्कूल जो है वो पहुंचते हैं। तो वल्लम आपको बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, केरल से संबंधित है। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, नाव आपकी है,
जिसमें क्या है, लकड़ी की बनी छोटी नाव है जिसको यूज करके जो है जो बच्चे हैं उसको स्कूल जाने के लिए जो है वो यूज कर रहे हैं नदी पार करके। अगला देखते हैं, ऊंट गाड़ी यानी कि राजस्थान से संबंधित है। हम रेगिस्तान में रहते हैं, हमारे यहाँ दूर दूर तक रेत ही रेत नजर आती है, दिन में तो रेत खूब तपती है, हम ऊंट गाड़ी में बैठकर जो है वो स्कूल पहुंचते हैं। इस टाइप से आप देख रहे हैं, ये चीज मैंने राजस्थान के बारे में सारी बताई। यहाँ पर बारिश जो है वो कम होती है, मिट्टी के घर, वो सारी चीजें, तो उसी में ऊंट गाड़ी भी आप ध्यान रखें। वैसे आप राजस्थान, जहाँ राजस्थान की बात आती है, ऊंट अपने आप से ही आपके दिमाग में आ जाता है, इतना जो चर्चित है वहां का ऊंट के संदर्भ में। अगला देखते हैं, बैलगाड़ी। तो मैदानी इलाकों का एक गांव यहाँ पर दिखाया गया है। हम बैलगाड़ी पर बैठकर हरे भरे खेतों से धीरे धीरे निकलते हुए स्कूल पहुंचते हैं। तेज धूप या बारिश हो तो हम अपनी जो छतरियां हैं वो भी खोल सकते हैं। तो ये दिखाया गया है किसके संदर्भ में, बैलगाड़ी के संदर्भ में। फिर बात करते हैं जुगाड़। जुगाड़ के संदर्भ में क्या है कि हमारी जो गाड़ी है उसका नाम है जुगाड़, फट फट कर चलती हुई चलती है ना शानदार। ये आगे से देखो तो मोटर बाइक है, ये देखिए जो आगे वाला हिस्सा है ये मोटरसाइकिल का ही तो लगा हुआ है आगे वाला, तो आगे से देखो तो मोटर बाइक की तरह दिखती है, पर पीछे से लकड़ी का जो फट्टा है उससे बनी होती है। तो इसे कहते हैं, मतलब क्या है कि दो चीजों को मिक्स करके आपने इस टाइप की चीजें बना ली तो जुगाड़ के संदर्भ में आ गया। और जो आपके यहाँ पर दे रखा है उसमें इस टाइप से मोटर बाइक और पीछे लकड़ी के फट्टों से बनाई गई है, उसी के बारे में यहाँ पर दिया गया है। अब आप खुद ही सोचिए कि अब बाइक है, अगर उस पर किसी को बैठाला जाएगा तो एक मैक्सिमम दो, अब यहाँ पर है आपने इस टाइप से जोड़ दिया है तो एक साथ कितने बच्चे यहाँ पर बैठ के जा रहे हैं। अगले पॉइंट की बात करते हैं, तो बर्फ पर चलते बच्चे। उत्तर की पहाड़ियों के बारे में बताया गया है कि देखो हम कैसे स्कूल पहुंचते हैं, मीलों फैली बर्फ पर चलकर। हम हाथ पकड़ पकड़ कर बर्फ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलते हैं। ताजी बर्फ में पैर धस जाते हैं, अगर बर्फ जमी है हो तो फिसल भी सकते हैं। तो ये आपका बताया गया है बर्फ पर चलते बच्चे। अगला है, ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते। ये कहाँ से संबंधित है, तो ये उत्तराखंड से संबंधित है। हम पहाड़ी इलाकों में रहते हैं तो यहाँ दूर दूर तक ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते हैं। मैदानों या शहर में रहने वाले जो बच्चे हैं उनको भले ही मुश्किल लगे, हम तो भागते हुए पहाड़ी रास्ते पार कर लेते हैं। तो प्रश्न इस टाइप से आता है कि ऊबड़ खाबड़ वाले पथरीले रास्ते इनमें से किस राज्य से संबंधित है, तो उत्तराखंड आपका जो है वो सही हो जाएगा। उत्तराखंड में देखिए वर्ड, एक खंड आ रहा है, खंड मतलब ये होता है कि पत्थर के छोटे छोटे खंड, टुकड़े, इस टाइप से आप थोड़ा सा ट्रिक से भी इसे जोड़ के याद रख सकते हैं। अगला देखते हैं, जो चैप्टर आपका है कान कान में एनसीईआरटी कक्षा 4 की, जिसमें चैप्टर 2 दे रखा है उसी के बारे में कि जिन जानवर जो है उनके कान बाहर दिखाई देते हैं, उनके शरीर पर बाल होते हैं और वे बच्चे देते हैं। पर ये इनकी विशेषता के बारे में लिखा है कि जिन जानवर जो है उनके कान बाहर दिखाई देते हैं, उनके शरीर पर बाल होते हैं और वे बच्चे देते हैं। पर जिनके कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं, उनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं और वे अंडे देते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार जो जानवर हैं उनकी खाल पर डिजाइन जो है उनके शरीर पर बाल होने के कारण होते हैं। प्रीवियस ईयर में आपके प्रश्न यहाँ से पूछा जा सक चुका है, जिसका आप चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं कि उन पर जो खाल हो इस टाइप से होती है ना उनकी, तो ये उनके शरीर पर जो है उनके जो बाल होते हैं उसी के कारण ये अलग अलग डिजाइन जो है वो होती है। प्रीवियस ईयर में आपका यहाँ से प्रश्न आया था, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान जरूर रखिएगा। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, इसी चैप्टर से ही संबंधित कुछ और पॉइंट है कि कुछ जानवर जो हैं उनके कान बाहर दिखते हैं और कुछ के नहीं दिखते हैं। पक्षियों के कान दिखते नहीं है, लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं। पक्षियों के लेकर बात की जा रही है, और ये क्या करते हैं, पंखों से ढके रहते हैं। इन्हीं छेदों की मदद से पक्षी जो है वो सुनते हैं। तो ये पक्षियों की विशेषता के संदर्भ में आप ध्यान रखिएगा। और अगर तुम ध्यान से देखोगे तो छिपकली के भी छोटे छेद होते हैं, जैसे कान दिखाई देंगे। तो यानी कि अगर कान के संदर्भ में आपका प्रश्न आए और ऑप्शन में आपको वहां पर छिपकली दे रखा हो कि उसके होते हैं या नहीं होते हैं, तो आप कहेंगे उसके भी छोटे छेद जैसे कान जो है वो दिखाई देंगे। और मगरमच्छ की बात करें तो मगरमच्छ के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन आसानी से दिखाई जो है वो नहीं देते हैं। तो यहाँ पर पक्षियों के बारे में बताया गया है, साथ ही साथ जो छिपकली है उसके बारे में, साथ ही साथ मगरमच्छ के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, कुछ जानवर जो हैं उनके कान बाहर दिखते हैं। नहीं, ये वाला हमने देख लिया पेज। अब देखते हैं हमारा जो हाथी वाला चैप्टर था, वो नंदू हाथी करके आपका चैप्टर दे रखा है। यहाँ से भी प्रश्न बहुत पूछे जाने के चांसेस रहते हैं। एनसीईआरटी क्लास 4 जो है चैप्टर नंबर 3 आपका दे रखा है।
सबसे पहले पॉइंट की बात करें तो हाथी जो है वो 14 से 15 साल तक ही इस झुंड में रहते हैं। फिर वे झुंड जो है वो छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। 1 महीने के हाथी के बच्चे का वजन 200 किलोग्राम होता है। प्रश्न में आपको बहुत घुमाया जाता है, 200 की जगह 100 दिया जाता है। अब आप तो पढ़ के गए हैं कि हाँ वजन के कुछ संदर्भ में कुछ तो लिखा था, पर एज इट इज तो आपने ये नहीं याद किया, फिर वहीं गलती हो जाती है। तो ये डाटा आप याद रखिएगा, 200 किलोग्राम जो है वो होता है। फिर हाथी जो है उसके विशेषता के संदर्भ में कि उसको पसीना नहीं आता है। हाथी के भोजन के संदर्भ में कि उसे केला बहुत पसंद होता है। इसी प्रकार लास्ट पॉइंट इसी के इस पेज का कि पानी और कीचड़ से खेलना बहुत हाथी जो है उसको पसंद होता है। तो ये कुछ पॉइंट है, ये ध्यान रखिएगा। उसके साथ ही साथ आगे बात करते हैं कि एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज्यादा पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है। तो ये 100 किलो वजन भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर में एक बार आया था वहां पर इसके संदर्भ में भी डाटा पूछा गया था। तो एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां जो है वो खा लेता है। इसी के साथ साथ एक दिन में 2 से 4 घंटे जो है वो हाथी सोता है। कान को हिलाकर अपनी हवा करके जो है वो हिलाकर पंख जो कहते नहीं कि उसे गर्मी लग रही है आपको, तो आप क्या करते हैं कि कोई कॉपी लेते हैं उसको हिलाते हैं, तो ऐसे ही अपने आप को हवा करने के लिए जो उसके कान होते हैं हाथी के इतने बड़े बड़े, उसको जो है वो यूज करता है। तो कान को हिलाकर अपनी हवा करके पंखा पंखे जो है उसका काम करता है और एक दिन में 2 से 4 घंटे सोता है। इस पॉइंट का जरूर ध्यान रखिएगा, 2 से 4 घंटे सोता है, क्योंकि जब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा इसी आंकड़े में फेरबदल किया जाएगा। फिर बात करते हैं तो झुंड जो है उसमें केवल हथनियां और बच्चे ही जो है वो रहते हैं, और सबसे जो बुजुर्ग हथनी होती है वही पूरे झुंड की नेता होती है। और झुंड में 10 से 12 हथनियां और बच्चे जो है वो होते हैं। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा कि सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। इस पॉइंट से भी प्रश्न आपसे उठ सकता है। बात करते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर अमृता की कहानी, जो कि आपका एनसीईआरटी क्लास 4 चैप्टर 4 में दे रखा है कि अमृता जो है वो राजस्थान में जोधपुर जोधपुर जो है उसके खेजड़ली गांव जो है उसकी रहने वाली थी। फिर इसी के बारे में ही है कि खेजड़ी के वृक्ष जो है ज्यादा पाए जाते थे वहां, तभी इस गांव का नाम खेजड़ली जो है वो पड़ा। तो ये इसी नाम से ही जो है वो पड़ा है। फिर बात करें आगे तो 300 साल बाद यहाँ के लोग जो है वो विश्नोई कहलाए थे, और ये पेड़ और जानवरों की रक्षा करते थे। तो यहाँ के लोग क्या कहलाते थे? विश्नोई कहलाते थे। बाकी आपने इसके बारे में डिटेल में भी पढ़ा होगा, जिनका नाम था अमृता देवी बिश्नोई। इन्हीं का ही नाम लिखा है पर शॉर्ट में अमृता लिखा हुआ है। तो अमृता देवी जो बिश्नोई थी, इन्होंने ही खेजड़ी जो वृक्ष था उसको बचाने के लिए 363 महिलाएं थीं जिनके साथ बलिदान दिया था। तो जो बिश्नोई थे वो यहाँ के लोग कहलाते थे, मैंने आपको बताया था। और जो ये खेजड़ी वृक्ष है इसके बारे में बहुत पूछा जाता है कि जो खेजड़ी वृक्ष है इसका दवा के रूप में भी उपयोग किया जाता है। जो इसकी जो छाल होती है वो दवा के रूप में भी यूज की जाती है। और ये खेजड़ी वृक्ष का जो लकड़ी होती है उसको कीड़ा नहीं लगता है। इसकी जो खेजड़ी वृक्ष है इसकी जो फलियां होती हैं उनकी सब्जी भी बनाई जाती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण आपका ये खेजड़ी वृक्ष है, तो ये ध्यान रखिएगा। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की। इसी के बारे में देखिए लिखा हुआ है कि खेजड़ी जो है यह पेड़ रेगिस्तानी इलाके में खूब पाया जाता है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, रेगिस्तानी इलाकों वाला। इसे ज्यादा पानी की जरूरत जो है वो नहीं होती है। इस पेड़ की जो छाल होती है वो दवा के काम आती है, और इसकी जो लकड़ी होती है उसको कीड़ा भी नहीं लगता है। इस पेड़ की जो फलियां होती है उसकी सब्जी भी बनाई जाती है, और इसकी जो पत्तियां हैं वहां पर रहने वाले जानवर खाते हैं। तो कितना ज्यादा उपयोगी देखिए हर चीज का। और इसकी छाया में तुम जैसे बहुत से बच्चे खेलते भी हैं। तो इसकी विशेषता के संदर्भ में बताया गया है। तो ये जो एक एक लाइन आप देख रहे हैं कि कहाँ इलाके में बहुत पाया जाता है, छाल भी यूज की जाती है, ये एक एक पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि आपका चैप्टर है अनीता की मधुमक्खियां, एनसीईआरटी क्लास 4 चैप्टर नंबर 5 कि बोचाहा गांव मुजफ्फरपुर जिले में जो है रहने वाली थी। बिहार में आपका ये पड़ता है अनीता। इन्हीं की कहानी से ही संबंधित ये आपका पूरा चैप्टर दे रखा है, और मधुमक्खियों के बारे में आपसे प्रश्न में पूछा जाता है। तो अनीता कुशवाहा की बात करें पहले कि एक चमकता सितारा गर्ल स्टार हैं। चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियां हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी जिंदगी जो है वो बदल दी। बच्चों से किताब के अंतिम पृष्ठ पर दिए गए भारत के नक्शे में ढूंढने को भी आप कह सकते हैं, यानी बिहार राज्य के संदर्भ में भी। मैंने पहले ही बताया मैप से प्रश्न पूछा ही जाता है तो आपको स्थिति तो हर हाल में सभी की रटी होनी चाहिए।
फिर बात करते हैं, जो मैंने बात की कि मधुमक्खियों से आपसे प्रश्न पूछा जाता है, आपके प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं, इसलिए यहाँ लोग मधुमक्खियों को पालकर शहद बनाने का काम जो है वो करते हैं। फिर बात करते हैं, अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है। और आप क्या कहेंगे, मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय भी यही होता है। ये भी याद रखने वाला है समय कि अक्टूबर से दिसंबर वाला, और साथ ही साथ मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय भी यही होता है। और लीची के फूल जो है बहुत लुभाते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। लीची के फूल कब उगते हैं, तो लीची के फूल फरवरी माह में उगते हैं। ये रटा होना चाहिए आपको, क्योंकि प्रश्न में ऐसे ही पूछा जाता है, फरवरी माह में मार्च बदल दिया जाएगा तो कुछ भी हो सकता है। और हर बक्से में 12 किलो शहद मिलता है, ये आप याद रखे ना रखे, पर आपके एनसीईआरटी में यही दे रखा था, तो मैंने एज इट इज आपको बता दिया। और ये भी आपको एनसीईआरटी में दे रखा था कि एक बॉक्स की कीमत लगभग 2000 रुपए जो है वो होती थी। तो ये सारे डाटा हो गए, पर इसमें स्टार्टिंग के जो 3 पॉइंट हैं इनको जरूर ध्यान रखिएगा। दूसरा ये लास्ट वाला पॉइंट वैसे पूछे जाने की चांसेस ना के बराबर हैं, पर एक बार देख लेंगे, आ गया तो क्या बुराई है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट, इसी के संदर्भ में है कि हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो कि अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होती हैं, तो अंडे देने का काम रानी मक्खी कर रही है और बाकी नर मक्खी भी कुछ होती हैं। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियां भी होती हैं। ये दिन भर काम करती हैं, शहद के लिए फूलों का जो रस है वो ढूंढती हैं। और जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वो क्या करती है, एक तरह का नाच करती है। अब यही प्रश्न में लिखा होगा कि इनमें से छाटिए मधुमक्खियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, और वहां लिखा होगा कि किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वो नाच करती है। और आप सोच के आएंगे, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, नाच कहाँ करेगी, और आप उसे नहीं में टिक लगा के चले आएंगे तो गलत कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये सही है। समझ रहे हैं कि इस टाइप की चीजें भी करती हैं मधुमक्खियां। आगे लिखा है कि उससे दूसरी मधुमक्खियों को पता चल जाता है कि रस जो है वो कहाँ है। वे रस से शहद बनाती हैं और छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का जो है वो होता है। और बच्चों को पालना भी। शहद के बिना छत्ते की जो सारी मधुमक्खियां होती हैं वो भूखी ही रह जाती हैं। नर मक्खी की बात करें तो छत्ते के लिए कुछ खास काम जो है वो नहीं करती हैं। तो इसमें से भी प्रश्न पूछे जाने के पूरे पूरे चांसेस हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रही मैंने इस पीडीएफ को बनाने में, कि कोई भी चीज आपकी छूटे ना। इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट सारी चीजें मैंने इसमें कवर करने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि जितने लोग भी वीडियो देखेंगे सभी लोग एक लाइक तो मेरे लिए कर ही सकते हैं। आपके लिए इतनी सारी मैंने मेहनत की, तो आपका एक लाइक तो वीडियो पर बनता ही है। बात करते हैं चलिए इसी के बारे में कुछ और बातें, कि मधुमक्खियों की तरह ही जो चींटियां होती हैं वो भी मिलजुल कर रहती हैं, और जो सभी चींटियां होती हैं उनका काम भी बटा होता है। रानी जो चींटी होती है वो अंडे देती है। जो जितना रेड से लिखा है इसको जरूर ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन यहां से बहुत पूछे जाते हैं कि रानी चींटियां अंडे देती हैं। सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है। जो सिपाही चींटी होती है वो बिल का ध्यान रखती है, और काम करने वाली जो चींटियां होती हैं वो भोजन ढूंढकर बिल तक जो है वो लाती हैं। दीमक और ततैये की बात करें तो वो भी इस तरह समूह में जो है वो रहते हैं। तो रानी चींटियां अंडे देती हैं, सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है, और काम करने वाली चींटियां भोजन ढूंढकर बिल तक जो है वो लाती हैं। और दीमक और ततैये इसी तरह समूह में रहते हैं। तो दीमक और ततैये इन दोनों को नाम अलग से दे रखा है, तो हो सकता है यहां से प्रश्न जो है उठाकर पूछ लिया जाए। बात करते हैं हमारे ओमना का सफर करके जो आपका चैप्टर दे रखा है इसके बारे में, जिसमें गांधीगाम, अहमदाबाद और वलसाड़ ये इसके बारे में बताया गया है। तो ये आपका कहाँ है, गुजरात में है। इसी प्रकार कोझिकोड जो है आपका कहाँ पर है, तो केरल में है। ये राज्यों की स्थिति पता होना चाहिए। हो सकता हो कोझिकोड किस राज्य से संबंधित है, ऐसे प्रश्न पूछा जा सके, क्योंकि दे रखा है आपके चैप्टर में तो केरल से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका चैप्टर था खिड़की से संबंधित, और ये हमारा लास्ट यहाँ पर वीडियो का पार्ट है। इसके बाद हम एक प्रश्न आपसे भी पूछेंगे, और बहुत सी अभी ऐसी चीजें हैं जैसे कि आपका नेपेंथिस हो गया, या और भी हैं जो कि इस वीडियो में मैंने शामिल नहीं की हैं, पर करा हम पहले ही सारी चीजें चुके हैं। इसमें हमने एक जो गिनी चुनी चीजें हैं उसको उठाकर लगभग फिर भी आधे घंटे से अधिक वीडियो हो गया, और लगातार हमने आपको अलग अलग चीजें पढ़ाई, तो बहुत सी चीजें शामिल की हैं। पर मैं आपको चीज क्लियर कर रहा हूं कि अगर आपको पूरा कोर्स एक एक टॉपिक वाइज देखना है तो जो 6 वीडियो में पूरा कोर्स हमने कराया, जो मैंने स्टार्टिंग में सबसे बताया था, उस प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। इसमें हमने एक रिवीजन के तौर पर सारी चीजों को लिया है। पर अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहा वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर, तो हम कोशिश क्या करेंगे कि कल आपकी 30 तारीख है, तो इसी प्रकार
जो बाकी बची चीजें हैं उनको भी लेकर आए। अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो उन सभी चीजों को भी हम इसी प्रकार और ज्यादा वीडियो या इसी मैराथन का पार्ट 2 करके भी हम जो है वो देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं सभी लोग अपना सपोर्ट करेंगे। बात करते हैं हमारा लास्ट पॉइंट, मडगांव जो है वो गोवा में है और गोवा से केरल तक 92 सुरंगें और 2000 पुल है। ये आपका आंकड़ा जो है इसी चैप्टर में दे रखा है। तो सारी चीजें हमारी समाप्त हुई। अब देखते हैं वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, पर उस प्रश्न को देखने से पहले वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, सर्च करके भी बालाजी स्टडी अड्डा टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। प्रश्न है आपका जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताना है आपको कि बिहार राज्य जो है इसके लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी होती है। चार ऑप्शन है आपके, जनवरी से मार्च ए ऑप्शन, अप्रैल से जून बी ऑप्शन, जुलाई से सितंबर सी ऑप्शन और अक्टूबर से दिसंबर डी ऑप्शन। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा, अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य जो है वो बताइएगा। सभी लोग वीडियो के मेन कमेंट में अवश्य बताइएगा इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा। और सभी को एडवांस में पेपर के लिए बेस्ट विशेष, क्या क्या चीजें सारी ले जानी मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, जिसमें सैनिटाइजर और ये सारी चीजें हैं उसको जरूर ध्यान रखिएगा। और जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है उसको भी मैं बता चुका हूं कि कैसे आपको क्या फिल करना है, उन सभी के बारे में ध्यान जो है वो रखिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।